नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। बजट एक्सरे यानी इनसाइड स्टोरी यानी किस सेक्टर को क्या मिला, ये हम दिखाएंगे आपको इस शो में। आज हम इस बजट का विश्लेषण करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे एक्सरे में क्या निकल कर आता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए बजट की 10 बड़ी बातें। वित्त मंत्री ने आज जो बजट पेश किया उसकी 10 बड़ी बातें क्या, सबसे पहले ये देखिए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, यानी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम फ्री थी, टैक्स फ्री थी, वो अभी भी है, उसमें कोई बदलाव नहीं। 5 लाख तक कमाई पर 2000 की जगह 5000 टैक्स छूट, लेकिन ये 87A की वजह से जहां 2000 की छूट बढ़ाकर 5000 की गई है। हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA पर 24,000 की बजाय अब 60,000 रुपए की छूट मिलेगी, जो एक राहत की बात हो सकती है रेंट पेयर के लिए। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट की गई है। जो 2 लाख थी उसको बढ़ा के 2.5 लाख किया गया है। EPF PPF निकालने पर अब टैक्स लगेगा, जो अभी तक नहीं लगता था। ये आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है। सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% किया गया है, क्योंकि 0.5% किसान कल्याण सेस लगाया गया है। ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। सर्विस टैक्स पर 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाया गया सरकार की तरफ से। तो होटल में खाना, बाहर घूमना, फ्लाइट में जाना, ट्रेन टिकट, ये सब चीजें जो सर्विस टैक्स जिस पर लगता है वो महंगी होंगी। 1 करोड़ से ज्यादा आय पर सरचार्ज 12% से बढ़ाकर 15% किया गया, यानी जो रिच हैं उन पर ज्यादा सरचार्ज लगेगा। कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटकर 29% हुआ है। यह सरकार ने किया अपने वादे के तहत, जो पिछली बार बजट में वादा किया गया था। सभी तरह की कारें महंगी हुई हैं। सिगरेट, तंबाकू, रेडीमेड कपड़े, गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी, ये सब महंगा हुआ है। तो हो सकता है ये भी आपको अच्छा ना लगे, लेकिन ये 10 बड़ी बातें। और जल्दी से अब एक्सरे करते हैं बजट का। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर टैक्स पेयर्स के एक्सरे की बात करें तो इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जो हम आपको बता रहे हैं। तो टैक्स पेयर्स देख लें अपने लिए, उनको क्या कुछ यहां पर मिल रहा है इस बजट से। 5 लाख तक की कमाई पर 2000 की जगह 5000 की टैक्स छूट होगी, ये थोड़ी राहत दी है वित्त मंत्री ने। हाउस रेंट अलाउंस पर 24,000 की बजाय 60,000 की छूट, जो हम आपको बता रहे थे। यहां पर रेंट पेयर्स के लिए यहां पर एक राहत है। पहली बार घर खरीदने पर ब्याज में 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलेगी। 2 लाख से बढ़कर 2.5 लाख हो जाएगी अब ये छूट। और 3 साल की जो पोजीशन लिमिट थी वो 5 साल कर दी गई है। टैक्स पेयर्स के बाद अब बात करते हैं यहां पर कि दूसरा जो सेक्टर है उसके लिए हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बताते हैं आपको कुछ खास। वित्त मंत्री ने बजट में छोटे टैक्स पेयर्स को महंगाई के मार से राहत देने की कोशिश की है। वित्त मंत्री ने पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपए अतिरिक्त टैक्स छूट देने का ऐलान किया है, जबकि HRA 60,000 रुपए कर दिया गया है बढ़ाकर। टैक्स छूट सीमा बढ़ने का इंतजार कर रहे सैलरीड क्लास लोगों को बजट से निराशा हाथ लगी है, लेकिन वित्त मंत्री ने छोटे मोटे उपायों के जरिए टैक्स पेयर्स को राहत देने की कोशिश की है। पहली बार घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज पर 50,000 रुपए अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगी। इसके लिए घर की अधिकतम कीमत 50 लाख रुपए और होम लोन 35 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। फिलहाल होम लोन के ब्याज पर अधिकतम 2 लाख रुपए की टैक्स छूट मिलती है। First home buyers, I propose to give a deduction for an additional interest of rupees 50,000 per annum for loans up to 35 lakhs sanctioned during the next financial year, provided value of the house does not exceed 50 lakhs. 5 लाख रुपए सालाना इनकम वालों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने 87A के तहत टैक्स छूट 2000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है, यानी 5 लाख रुपए सालाना इनकम वाले अतिरिक्त 3,000 रुपए बचा सकेंगे। इससे 2 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने किराए के मकान में रहने वाले लोगों को भी राहत दी है। जिन्हें कंपनी से हाउस रेंट अलाउंस यानी HRA नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए वित्त मंत्री ने हाउस रेंट पर सालाना राहत 24,000 रुपए से बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दी है। हाई इनकम ग्रुप यानी 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा इनकम वालों पर सरचार्ज 12% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यानी वित्त मंत्री ने बजट में महंगाई बढ़ाने के ऐलान से छोटे टैक्स पेयर को राहत देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बजट में सबकी नजर इस पर होती है कि किस चीज के दाम बढ़ेंगे और क्या सस्ता हो सकता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री ने बजट में क्या महंगा किया है और क्या सस्ता किया है। देखिए।
जब आप रेस्तरां में खाने के लिए जाते हैं तो खाने के बिल पर स्वच्छता सेस मिलाकर कुल 14.5% सर्विस टैक्स भी देते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में 0.5% कृषि कल्याण सेस लगाने का ऐलान किया है। इसके चलते कुल सर्विस टैक्स 15% हो जाएगा, यानी हर वो चीज जिस पर सर्विस टैक्स लगता है वो महंगी हो जाएगी, जैसे मोबाइल फोन का बिल, हवाई यात्रा, रेल टिकट, बीमा पॉलिसी, सिनेमा, ब्यूटी पार्लर, केबल टीवी, होटल और रेस्तरां में खाना, प्रॉपर्टी खरीदना, पैकेज्ड जूस, ब्रांडेड दही या पनीर, आइसक्रीम। इसके अलावा सरकार ने बीड़ी को छोड़कर सभी तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 15% कर दी है। इसके चलते सिगरेट और सिगार महंगी हो जाएगी। सोने की ज्वेलरी पर भी 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। इसके अलावा ब्रांडेड गारमेंट्स पर भी एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई है, यानी इन सब सामानों के लिए अब आपको ज्यादा दाम चुकाने होंगे। The pollution and the traffic situation in Indian cities is a matter of concern. I propose to levy an infrastructure cess of 1% on small petrol, LPG and CNG cars, 2.5% on diesel cars of certain capacity, and 4% on other high engine capacity vehicles and SUVs. वित्त मंत्री ने छोटी बड़ी सभी तरह की कारों को भी महंगा कर दिया है। डीजल कारों पर 2.5% अतिरिक्त टैक्स लगेगा तो एसयूवी कारों पर 4% अतिरिक्त टैक्स लगेगा। अगर कार का दाम 10 लाख से ज्यादा होगा तो 1% इंफ्रा सेस भी लगेगा। वहीं पेट्रोल सीएनजी से चलने वाली छोटी कारों पर भी 1% इंफ्रा सेस लगेगा। और इस वक्त दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो सरकार की ब्यूरोक्रेसी के दो अहम पिलर हैं और इस बजट में भी उनका बहुत अहम योगदान रहा है। मेरे साथ हसमुख अदिया हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी, और शक्तिकांता दास है, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी। मेरे सहयोगी आलोक प्रियदर्शी उनके साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, ओवर टू यू। आलोक, आपके साथ दो खास मेहमान हैं। हसमुख अदिया साहब है, रेवेन्यू सेक्रेटरी, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी है। शक्तिकांता दास, उनसे पूछिए इस बजट के लिए कितनी मेहनत हुई और जो सोचा था वो निकल कर आया क्या? बिल्कुल, देखिए हमारे साथ मौजूद हैं हसमुख अदिया साहब, रेवेन्यू सेक्रेटरी, और शक्तिकांता दास जी, इकोनॉमिक सेक्रेटरी। सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे करना चाहूँगा शक्तिकांता दास सर, कि सरकार का जो एक विज़न था कि इस पहले ही तय हो चुका था कि इस बजट जो होगा पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को डेडिकेटेड होगा, साथ ही साथ फार्मर को डेडिकेटेड होगा। जो स्कीम्स अनाउंस की गई हैं काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन किया गया है, इसका असर कब तक देखने को मिलेगा? ये जो तमाम जो चीज़ें गई हैं, क्योंकि एक रूरल अनरेस्ट बढ़ने की शिकायत हर जगह से आ रही थी, पूरे देश भर से आ रही थी कि सरकार ने पिछले दिनों में जब से मोदी सरकार आई तब से कुछ खास रूरल सेक्टर के लिए किया नहीं। ये जो स्कीम्स जो अनाउंस की गई हैं, पूरा जो पंपिंग किया गया है पैसा, उसका असर कब तक देखने को मिलेगा और कितना लोगों को तक पहुँचेगा ये? देखिए, पिछले डेढ़ दो साल में काफ़ी सारे मेजर्स लिए गए हैं। ऐसा नहीं कि इस बजट से पहले कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। आप देखिए, पल्सेस के बारे में कई सारे डिसीजंस लिए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो भी पहले से मतलब अनाउंस किए गए हैं। बजट से 1-2 महीने पहले वो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम भी सरकार ने अनाउंस किया हुआ है। तो इसीलिए पिछले 20-21 महीने में काफ़ी सारे डिसीजंस लिए गए हैं। इस बजट में इसका मेन फोकस ये है कि अब हमारा जो मैक्रो इकोनॉमी है, देश के सामने अब इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज हमारे देश में आज ये है कि पिछले 2 साल से मॉनसून ठीक से नहीं रहा, काफ़ी मॉनसून फेलियर रहा है। तो पिछले 2 साल उसका इम्पैक्ट अभी रूरल इकोनॉमी में काफ़ी हद तक फील हो रहा है। तो इसीलिए गवर्नमेंट का जो है फोकस एग्रीकल्चर की तरफ और रूरल सेक्टर की तरफ काफ़ी जाना बहुत ही जायज़ है, क्योंकि वो आज का रिक्वायरमेंट है, वो आज का सबसे बड़ा चैलेंज है। इसीलिए एग्रीकल्चर, रूरल सेक्टर, रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो या फिर इरिगेशन की बात हो, इसमें बड़े पैमाने में एलोकेशन किया गया है इस एरिया में। और इसका इम्पैक्ट कब तक लगेगा? देखिए, काफ़ी जो स्टेप्स ऑलरेडी लिए गए हैं पिछले कई महीनों में, उसका भी अभी फील्ड लेवल में काफ़ी मतलब उसका इम्पैक्ट फील हो रहा है। और इस साल का बजट तो सारे इसी साल ही इम्प्लीमेंट होंगे, तो इसका इम्पैक्ट तो इसी साल मतलब 16-17 में तो ज़रूर फील होना चाहिए। और बजट में अनाउंस कर दिया सिर्फ वही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है। और सरकार का जो ध्यान है उस तरफ भी बहुत है, और इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा इम्प्लीमेंटेशन को,
हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन दिया जाएगा ये अनाउंसमेंट से। सरकार आधार को बड़ा एक गेम चेंजर मान के चल रही है, उस पर काफ़ी बेट कर रही है। आधार एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जिसके ज़रिए सरकारी कार्यक्रमों को बहुत सही तरीके से, सटीक तरीके से लागू किया जा सकता है। आधार को लेकर सरकार की आगे क्या योजनाएं हैं और जो तमाम जो सरकार की स्कीम्स जो अनाउंस हुई हैं उसमें आधार किस तरह से एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है? देखिए, सरकार से अगर कोई सब्सिडी जाता है, मतलब मान लीजिए कि सरकार से 100 रुपया जाता है किसी फार्मर के अकाउंट पर या कोई किसी बेनिफिशियरी के पास, चाहे वो आपका केरोसिन सब्सिडी हो, चाहे वो LPG का सब्सिडी हो या फर्टिलाइज़र सब्सिडी है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो रियली एलिजिबल है, जो डिज़र्विंग है, उनके पास पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो सिस्टम है, सेम पर्सन, वही आदमी 3-4 बार वो बेनिफिट ले लेते हैं कई केसेस हैं, और वो ट्रांसमिट होते होते हमारा जो सिस्टम का जितना लूपहोल्स और इनएफिशिएंसी है, यहाँ से अगर 10 रुपया गया तो वहाँ पे बिल्कुल 10 पहुँचता है, ऐसा हम कह नहीं सकते, गारंटी लेके कह नहीं सकते। सो आधार जब हम बना देंगे, ये जो बेनिफिशियरी है वो मल्टीपल बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। यहाँ से अगर 10 जा रहा है तो वहाँ बिल्कुल 10 बेनिफिशियरी के पास पहुँच जाएगा। तो ऑलरेडी केरोसिन सेक्टर में अनाउंस किया गया है, LPG सेक्टर में चालू है, अभी सरकार ने ये भी अनाउंस किया है कि फर्टिलाइज़र में भी कुछ हद तक मतलब पायलट बेसिस में रन किया जाएगा। और ये जो लीगल, ये जो लॉ लाया जा रहा है, ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा जिसमें कि सारे गवर्नमेंट बेनिफिट्स, गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट जितने भी गवर्नमेंट से जाती है, सारा दे विल ऑल बी लिंक टू आधार। तो इसमें गेम चेंजर इसीलिए है कि इसका जो रियली डिजर्विंग है उनके पास ये बेनिफिट पहुंचेगा, कोई ट्रांसमिशन लॉस नहीं होगा। दूसरा, इसमें से बहुत लीकेज बच जाएगा, और वो पैसा अगर बच जाएगा तो और कहीं गवर्नमेंट सरकार मतलब उसको स्पेंड कर सकते हैं। सरकार की स्पेंडिंग काफ़ी बढ़ने वाली है, 7th पे कमीशन है, OROP है, तमाम जो रेवेन्यू जुटाए जा रहे हैं। सर, आपने काफ़ी एम्बिशियस टारगेट भी इस साल के लिए बजट में वित्त मंत्री ने अनाउंस किया है। ये दोनों जो पेमेंट फ्रंट हैं उस पे, और साथ ही साथ जो अगले साल का जो आपका रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, किस तरह से सरकार इसको देख रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? हमने रेवेन्यू प्रोजेक्शन जो किया है वो बड़ी रियलिस्टिक वे में, करीब 16,25,000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू का टारगेट है, टैक्स रेवेन्यू का, और इसका ग्रोथ रेट जो है करीब 11.7% के करीब है। सो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बड़ा रियलिस्टिक टारगेट है, ये अचीव हो जाएगा। जी सर, इसके अलावा जो एक बहुत ही खास स्कीम जो शुरू की गई है इस वक्त, जो EEE इस बार किया गया है NPS में। NPS ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसको सरकार काफ़ी प्रमोट कर रही है, हर जगह प्रमोट कर रही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां, जैसे विड्रॉल में आपको पूरा टैक्स लगने की वजह से दिक्कत होती है। सरकार ने इस एनोमली को दूर किया है। तो किस तरह से ये अब NPS एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक सिक्योरिटी, जो पोस्ट रिटायरमेंट सिक्योरिटी हो, किस तरह से बनेगा, क्योंकि पहले SAF और EPF और अब NPF में सरकार ने इसको दुरुस्त किया। देखिए, NPS के अंदर कुछ जो क्षतियाँ थी NPS की फॉर्मुलेशन में, उसमें टैक्स की भी ट्रीटमेंट की एक क्षति थी, तो हमने इसको ठीक करने की कोशिश की है। NPS का जो कॉर्पस है उसमें से रिटायरमेंट के टाइम 40% तो एन्यूटी में डालना पड़ता है, और बाकी 60% में से चॉइस होता है एम्प्लॉई को कि उसमें से भी अगर पूरा का पूरा एन्यूटी में डालना चाहे तो पूरा, अदरवाइज 60% डालना चाहे तो 60% या 40% विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो हमने पहली चीज़ तो ये की है कि 40% तक विड्रॉ करेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा विड्रॉल के टाइम। सो दैट इज़ वन। सेकंड, इसकी EPF की हमारी जो स्कीम है उसमें 2 प्रकार के क्लाइंट है EPF में। एक है कि उनके अपने एम्प्लॉय जिनके लिए EPF स्कीम बनी है, तो 15,000 तक जिसकी मासिक सैलरी है उनको ये बेनिफिट मिलता है EPF का। उसमें जो अभी डिस्पेंसेशन है उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है, मतलब कि वो एम्प्लॉई को जो टैक्स का बेनिफिट मिल रहा था वो मिलेगा, और उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। लेकिन एक दूसरी कैटेगरी के लोग जो EPF में सब्सक्राइब कर रहे थे, और EPF में क्योंकि एग्जाम्प्ट का स्टेटस था तो वो उसको यूज़ कर रहे थे, और बहुत सारे रिच एम्प्लॉई भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, जिनका 1 करोड़ रुपया महीने का सैलरी है, वो भी EPF में जुड़ रहे थे। तो उसको हमने टैप करने की कोशिश की है। हमने ये कहा है कि आप उसमें जोड़ सकते हो EPF में, लेकिन आपका एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों 1.1, 1.5 रहेगा। उसके बाद आप जो ठीक है।